बात कर लेते हैं अधिगम की। अधिगम क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने अधिगम स्थानांतरण देख लिया अपने पहले वीडियो में। फिर उसमें हमने अधिगम के नियम, उसमें से मुख्य नियमों में से हमने पहला नियम तत्परता का नियम हमने इससे पहले वीडियो में देख लिया है। अब आज हम शुरू करते हैं अधिगम के मुख्य नियमों में से नंबर 2। नंबर 2 में कौन सा नियम आता है अपना, अभ्यास का नियम। नंबर 2 पे अपना कौन सा नियम आता है, अभ्यास का नियम। ये होता क्या है, अभ्यास का नियम क्या होता है, यह नियम दोहराव या पुनरावृत्ति पर आधारित है। यानी कि इसमें कार्य की बार बार क्या किया जाता है, कार्य को दोहराया जाता है या उस कार्य को बार बार क्या किया जाता है, उस कार्य की पुनरावृत्ति की जाती है, जिससे वो कार्य क्या होता है, उस कार्य को करना हम क्या कर जाते हैं, सीख जाते हैं। दूसरी बात, इस नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, यह नियम किसके ऊपर लागू होता है, तो यह नियम है वो अपना जो छोटे बालक होते हैं उन पर। इस नियम के द्वारा छोटे बालकों, मंदबुद्धि बालकों तथा प्रारंभिक कक्षा के बालकों को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। या ये नियम किन के ऊपर लागू होता है, तो जो छोटे बालक होते हैं उन पर, मंदबुद्धि के बालकों पर, या जो प्रारंभिक कक्षा के जो बालक होते हैं उनको सिखाने के लिए हम कौन सा नियम काम में लेते हैं, अभ्यास का नियम। और जो अपना अभ्यास का नियम है इसको भी 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं वो 2 भाग देखते हैं। नंबर 1 उपयोग का नियम। नंबर 10 अपना कौन सा है, उपयोग का नियम। और ये उपयोग का नियम होता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कार्य हमारे जीवन में उपयोगी होता है। अब उपयोग का नियम क्या बताता है कि जो कार्य हमारे जीवन में उपयोगी होता है तो हम क्या करते हैं कि उस कार्य को शीघ्र या जल्दी ही क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो अपना नियम क्या होता है कि ऐसा कोई भी कार्य जो हमारे जीवन में उपयोगी होता है हम शीघ्र ही सीख लेते हैं। दूसरा इसका भाग कौन सा होता है, अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम क्या होता है कि ऐसा कोई भी कार्य जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं होता है उसे नहीं सीख पाते हैं, या उसकी अधिगम की गति होती है वो नए के बराबर होती है। उस कार्य को या तो हम सीखते नहीं है बिल्कुल भी, यदि हम उस कार्य को सीखते भी हैं तो बिल्कुल नए के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि उस कार्य का हमारे जीवन में क्या नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि कक्षा 10 का छात्र, जैसे कक्षा 10 का एक छात्र पढ़े में सीखकर गुणनखंड व समीकरण सीख लेता है। क्यों, क्योंकि कक्षा 10 के अंदर उससे ये कोई नहीं पूछेगा कि तेरे को 10 का 15 का ये पढ़ा आता है या नहीं, बल्कि उसके लिए उपयोगी क्या है, वो समीकरण या वो गुणनखंड सीखने उसके लिए क्या है, उपयोगी है उसके जीवन में एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए वो पढ़े में सीखकर क्या करेगा, गुणनखंड जो समीकरण है उनको सीखेगा। पढ़े सीखेगा और फिर अधिगम की गति होगी लेकिन न के बराबर। नेक्स्ट बात करें, जैसे एक बालक को गणित का प्रश्न दिया जाता है। कोई भी बालक है उसको एक गणित का प्रश्न दिया हल करने के लिए, कोई एक समीकरण दिया गया है, यदि वह उस समीकरण या प्रश्न को शीघ्र या जल्दी हल कर लेता है तब तो वो क्या है, अभ्यास का नियम। क्योंकि बार बार उसका क्या कर रहा है बच्चा, अभ्यास कर रहा है, तो क्या करेगा, उस प्रश्न को या उस समीकरण को जल्दी क्या कर लेगा, हल कर लेगा। यदि उस प्रश्न या समीकरण को वो हल नहीं कर पाता है तो वो क्या हो जाएगा, अपना अनाभ्यास का नियम। यानी कि इस समीकरण या प्रश्न के बात को क्या नहीं कर रहा, वो अभ्यास नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हल करने में क्या कर रहा है, ज्यादा समय ले रहा है। आगे देखते हैं कि ये क्या होता है। हम बात कर रहे थे अपने अभ्यास के नियम की, ठीक है। इसी में क्या होता है कि अभ्यास का नियम बालकों में विभिन्न प्रकार के कला कौशलों व कुशलताओं को क्या करता है, विकसित करता है। क्योंकि बार बार यदि अधिगम करता बार बार किसी कार्य को करने के लिए क्या करता है, अभ्यास करता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की कला कौशल और कुशलताओं को क्या होगा, विकास होगा। दूसरी बात, अभ्यास का जो नियम है वो बालकों में रटने की प्रवृत्ति को क्या करता है, पैदा करता है या विकास करता है। यदि वो किसी कार्य को करने के लिए बार बार अभ्यास करेगा तो उसमें बालक में क्या होगी, रटने की प्रवृत्ति पैदा होगी। नेक्स्ट, किसी भी विषय का
यदि हमें किसी भी विषय का प्रारंभिक ज्ञान देना है तो उसके लिए अभ्यास का नियम वो सबसे उपयोगी सिद्ध होता है। किसी भी विषय का प्रारंभिक ज्ञान देने के लिए अभ्यास का नियम सबसे उपयोगी होता है। नेक्स्ट, अभ्यास के नियम को परिश्रम का नियम या मेहनत का नियम और दोहराव का नियम भी कहते हैं। एक ही बात है, जो अभ्यास का नियम है यदि इसे परिश्रम का नियम बोलूं या मेहनत का नियम बोलूं या दोहराव का नियम बोलूं या पुनरावृत्ति का नियम बोलूं, ये सभी के सभी क्या है, इनका मतलब क्या है, एक ही है। अभ्यास मतलब बार बार अभ्यास करना, दोहराव का वो बार बार उस चीज को दोहराना, परिश्रम तो परिश्रम का जब किसी कार्य को बार बार करेगा तो मेहनत लगेगी, परिश्रम होगा, या फिर उसका वो दोहराव होगा। तो हम इस नियम को किस नामों से भी जानते हैं, परिश्रम का नियम, मेहनत का नियम और दोहराव के नियम के नाम से भी जानते हैं। अब हम अपना तीसरा नियम देखते हैं, प्रभाव का नियम। तीसरा अपना अधिगम के मुख्य नियमों में से तीसरा और अंतिम अपना क्या है, प्रभाव का नियम। और जो अपना प्रभाव का नियम होता है, इसी नियम को पुरस्कार व दंड का नियम भी कहा जाता है या कह सकते हैं। और यदि पुरस्कार व दंड का बार बार अनुपयोग अधिगम को क्या करता है, प्रभावहीन बनाता है या अधिगम में गिरावट आती है। जैसे मैं बात करूं कि कोई किसी भी कक्षा का एक बच्चा है, यदि वो किसी कार्य को समय पर नहीं करता है, यदि उसी कार्य के लिए बार बार यदि हम उसे क्या करें, दंड देंगे, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसके मन में ये विचार होगा, ये बनेगा कि हाँ ठीक है सर, कल क्या करेंगे, 2 थप्पड़ मारेंगे या मुर्गा बनाएंगे या कुछ और करेंगे। ये नहीं कहने का मतलब क्या है कि सर कल पनिशमेंट देके क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो धीरे धीरे जो पुरस्कार दंड का नियम है, इसके बार बार जो अनुचित जो अनुपयोग किया जाता है उससे अधिगम में गिरावट आती है या उसको क्या कहता है, प्रभावहीन बनाता है। इसीलिए बार बार हमें पुरस्कार और दंड का क्या नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जो अपना प्रभाव का नियम होता है, उस नियम को किसी भी कार्य की प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है कि कार्य किस प्रकृति का है, उसी के अनुसार हमें क्या करना है, पुरस्कार व दंड का क्या करना है, प्रयोग करना है या उसको उपयोग में लेना है या काम में लेना है। ये सारा का सारा किसके ऊपर निर्भर करेगा कि कार्य की प्रकृति कैसी है, कार्य सरल है या कार्य कठिन है, उस पर निर्भर करता है कि हमें बच्चे को पुरस्कार देना चाहिए या हमें दंड देना चाहिए या नेक्स्ट क्या बात करूं, कार्य की प्रकृति से। तो कुछ कार्य ऐसी प्रकृति के होते हैं कि कुछ कार्य ऐसी प्रकृति के होते हैं जो अधिगम की मात्रा, प्रभाव और कार्य क्षमता को क्या करते बढ़ाते हैं। यानी कि कुछ जो कार्य सरल होते हैं, उससे उन कार्यों को करने में क्या होगा, हमारी अधिगम की मात्रा है वो भी अधिक होगी, अधिक प्रभावशाली होगा, और जो कार्य क्षमता है वो भी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि कार्य आपका उसकी प्रकृति कैसी है, सरल है, आसान है। यदि यही चीज कार्य या अपना क्या कठिन है, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसकी मात्रा, अधिगम की मात्रा, उसका प्रभाव और कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी या कम हो जाएगी। तो जो अपना प्रभाव का नियम है, इस नियम को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। इस नियम को क्या किया गया है, 2 भागों के अंदर बांटा गया है। और 2015 से कैट में इन्हीं 2 भागों में से एक प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी बात होते हैं। हम बात कर रहे हैं अपने प्रभाव के नियम की। तो प्रभाव के नियमों को मैंने बताया कि 2 भागों के अंदर बांटते हैं। तो पहला भाग क्या अपना, संतोष का नियम। इसका मतलब क्या है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को मान सम्मान, सुख शांति, पद प्रतिष्ठा और संतोष की प्राप्ति होती है, वे कार्य व्यक्ति अपने जीवन में बार बार करता चला जाता है। यानी कि ऐसे कार्य जिनको करने से व्यक्ति को समाज में क्या होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, उसे सुख और शांति की क्या होती है, प्राप्ति होती है, या उसको क्या होती है, पद प्रतिष्ठा, या क्या होता है, उसे संतोष होता है। तो क्या करेगा व्यक्ति, उस कार्य को बार बार करेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसे क्या हुआ है, संतुष्टि मिली है। नेक्स्ट अपना प्रकार है असंतोष का नियम। ये क्या होता है, नाम से पता चलता है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को दुख,
यानी कि ऐसे कार्य जिनको करने से व्यक्ति को क्या हो, कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे, या समाज में उसका क्या ना हो, मान सम्मान ना हो, पद प्रतिष्ठा ना हो, तो उन कार्यों को क्या नहीं करेगा, व्यक्ति दोबारा नहीं करेगा, उन कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। जैसे मैं बात करूं कि एक अबोध बालक, जैसे एक अबोध बालक आग को छू लेता है, लेकिन पुनः वह इस कार्य की पुनरावृत्ति नहीं करता है। एक छोटा बालक है जो कि क्या कर लेता, आग को छू लेता है, लेकिन ऐसा करने के बाद वह इस कार्य को दोबारा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ऐसा करने से पहले उसने क्या किया, अनुभव प्राप्त कर लिया है कि इसको छूने से क्या होगा, मेरा शरीर का कोई भी अंग है या बाहर का वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। यानी कि उसको ऐसा करने से ना तो क्या होगा, मान सम्मान मिला, न ही सुख शांति मिली, न ही उसको पद प्रतिष्ठा, बल्कि क्या हुआ, उसको दर्द हुआ है, कष्ट मिला है। तो ऐसे में वो कार्य की क्या नहीं करेगा, पुनरावृत्ति नहीं करेगा, उस कार्य को दोबारा नहीं करेगा। तो इसका कारण क्या है, असंतोष के कारण। और ये सीटेट 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट, इसे आगे देखते हैं। अपना जो प्रभाव का नियम है वो किन किन कार्यों करने में या क्या क्या चीजें सीखने में हमें मदद करता है। वो देखें कि अपना जो प्रभाव का नियम है वो अपने आदर्श का निर्धारण करने में क्या करता है, सहायता करता है। हम अपने ऐसे व्यक्ति को आदर्श चुनते हैं जिसको पहले से क्या है, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा क्या है, प्राप्त है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या करते हैं, अपना आदर्श का क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति के रूप में हम अपने आदर्श के रूप में क्या करते हैं, चयन करते हैं। दूसरा, इस नियम के कारण क्या करता है, यह नियम बालक को बुरा व्यवहार छोड़ने व अच्छा व्यवहार सीखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। जो अपना प्रभाव का नियम है वो बच्चों में जो बुराइयां होती हैं उनको छोड़ने और अच्छाइयों को सीखने के लिए क्या करता है, प्रभाव का नियम प्रेरित करता है। नेक्स्ट, जो अपना प्रभाव का नियम है वो बच्चों में अभिरुचि, आदर और अभिवृत्ति को क्या करता है, विकसित करता है। नेक्स्ट, अपनी बात करिए, हमने मुख्य नियम देख लिए, अधिगम के तीनों के नियम देख लिए। उसके बाद हम बात करते हैं अधिगम के गौण नियम या उप नियमों की क्या करते हैं, बात करते हैं कि उप नियम या गौण नियम कौन कौन से होते हैं। हम बात करते हैं, हमने देख ली अधिगम के मुख्य नियम देख ली, तीनों कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं और कैसे। अब बात करते हैं अधिगम के गौण नियम या उप नियम, जो कि मैंने कितने बताया था आपको पहले वीडियो में, 5। वो 5 कौन कौन से होते हैं उनको आज देखते हैं। नंबर 1, बहु अनुक्रिया बोले या बहु प्रतिक्रिया का नियम। एक ही बात है, बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम। और ये होता क्या है वो देखते हैं कि व्यक्ति के सामने, ये क्या होता है कि व्यक्ति के सामने जब कोई नई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रयास करता है और उन्हीं प्रयासों के आधार पर या माध्यम से व्यक्ति अपनी नई समस्या का समाधान करता है। अर्थात जब हम किसी कार्य को अनेक तरीकों से करके सीखते हैं तो अधिगम की गति क्या होती है, तेज होती है और अपना अधिगम का भी कैसा होता है, स्थायी होता है। जैसे एक गणित की समस्या का समाधान अनेक तरीकों से करने पर समस्या का समाधान शीघ्रता से हो जाता है और उस समस्या को हम कभी भी नहीं भूलते हैं। उस समस्या का समाधान करने का जो तरीका है उसे हम कभी भी नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमने उस समस्या का समाधान क्या किया है, किसी एक तरीके से न करके अनेक तरीकों से किया है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। इसमें हम देख रहे थे कि अधिगम के गौण नियमों में से देख रहे थे कि बहु प्रतिक्रिया का नियम। वो हम लोग कहते हैं कि जब हम किसी एक कार्य को अनेक तरीकों से करके सीखते हैं तो हमारा अधिगम स्थायी होता है, देखते हैं। लेकिन नोट, ये चीज ध्यान में रखना, नोट, जब कार्य हमारा क्या हो, एक हो, काम भी क्या हो, एक हो, और उस कार्य को करने का तरीका भी क्या हो, एक हो,
तो वहां पे बहुप्रतिक्रिया का नियम न होकर क्या होगा, अभ्यास का नियम होगा। क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, कार्य भी एक और उसको करने का तरीका भी एक, तो वहां पे क्या होगा अपना अभ्यास का नियम। और कार्य एक, काम वही है तथा उसको करने के तरीके क्या है, अनेक हो, तो वहां पे क्या होगा अपना बहुप्रतिक्रिया का नियम होगा। यानी कि कोई भी कार्य है उसको करने का तरीका एक है, तो क्या होगा अपना अभ्यास का नियम। और यदि हम उसी कार्य को अनेक तरीकों से करते हैं तो वहां पे क्या होगा, बहुप्रतिक्रिया का नियम होगा। नोट सेकंड, इसमें क्या है कि जो थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत बहुप्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित है, अधिगम के किस नियम पर आधारित है, बहुप्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट अपना कौन नियम देखते हैं, अपना अधिगम के कौन नियमों में से दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। और आंशिक क्रिया यानी कि आंशिक का क्या है कि छोटे छोटे भागों में बांटना। आंशिक का मतलब क्या होता है, कोई बड़ी चीज है उस बड़ी चीज को छोटे छोटे भागों के अंदर बांटना। तो अब ये चीज देखते हैं कि आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है कि जब विषय वस्तु का आकार बड़ा होता है और उसकी प्रकृति कठिन होती है तो एक साथ संपूर्ण विषय वस्तु को नहीं सीखा जा सकता। अतः विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर उन्हें क्रम से एक एक भाग को सीखा जाए। क्या है कि विषय वस्तु का आकार क्या अपना बड़ा है और उस विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, कठिन है, तो उस विषय वस्तु को एक साथ सीख पाना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि उस विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। उसके बाद उन टुकड़ों को क्रम वाइज या एक के बाद एक करके क्या करते हैं, सीखते हैं। अर्थात एक संपूर्ण इकाई को उप इकाइयों में विभाजित करके सीखते हैं। तो सीखने की गति भी क्या होती है, अपनी तेज होते हैं और अधिगम भी क्या होता है, अपना स्थायी होता है। नोट, ये ध्यान रखना कि आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम ये पूछे हमसे कि आंशिक क्रिया का नियम किस विधि पर आधारित होता है, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। तो इसमें से अपना आंसर क्या आ जाएगा कि जो अपना आंशिक क्रिया का नियम है वो विश्लेषण विधि पर आधारित होता है, क्योंकि विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। नेक्स्ट, अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र आंशिक क्रिया के नियम पर आधारित है। हमसे कोई ये पूछे कि अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र किस नियम पर आधारित है, तो हम क्या बताएंगे किस नियम पर आधारित है, आंशिक क्रिया के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट अपना कौन नियम देखते हैं, अपना अधिगम के कौन नियमों में से अपना तीसरा है मनोवर्ती या अभिवर्ती का नियम। ये क्या होता है कि किसी भी कार्य के प्रति, जब किसी भी कार्य के प्रति सकारात्मक सोच होती है या होने पर होती है या होने पर क्या होगा कि अधिगम की गति क्या होगी, तेज होगी और हम क्या करेंगे कि कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से सीख जाते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि किसी भी कार्य के प्रति सकारात्मक सोच होने पर अधिगम की गति तेज होती है और कठिन से कठिन कार्य को भी क्या कर जाते हैं, आसानी से सीख जाते हैं। और यदि हमारी सोच क्या है, नकारात्मक है, तो हम सरल से सरल कार्य को भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो अपना जो मनोवर्ती या विवर्ती का जो नियम है, इस नियम का समझ या इस नियम को मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्तियों के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, या इस नियम में मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्तियों को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता
है। यदि हमारी सोच कैसी है, पॉजिटिव है, तो हम कठिन से कठिन कार्य को भी क्या कर जाते हैं, आसानी से सीख जाते हैं। और हमारी सोच नेगेटिव यानी कि नकारात्मक होने पर हम आसान से आसान कार्य को भी नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हमारी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति पर डिपेंड करता है। और इस नियम का समझ में क्या आता है कि इस नियम में मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्तियों को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे एक अध्यापक के प्रति, जैसे मैंने क्या बताया, एक अध्यापक के प्रति छात्रों की सोच सकारात्मक होने पर अधिगम की गति क्या होती है, तेज होती है। यदि बच्चों के दिमाग में ये चीज है कि हाँ अध्यापक अच्छा पढ़ा रहा है, तो उस कंडीशन में अपनी उन बच्चों की अधिगम गति क्या होगी, तेज होगी, और जो सीखेंगे वो भी क्या होगा, स्थायी होगा। लेकिन अध्यापक क्या कर रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये चीज चले कि नहीं ये तो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो उनकी अधिगम की गति क्या होगी, न के बराबर होगी। ये सारा का सारा किस पर निर्भर करता है, उनकी सोच, उनकी मनोवृत्ति, उनकी अभिवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपना गौण नियम। नेक्स्ट अपने अधिगम के गौण नियमों में से नेक्स्ट अपना कौन सा है, आत्मीकरण का नियम, या इसी को हम बोल सकते हैं सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ये क्या होता है कि इसमें पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है कि हमें पहले इससे क्या आता है, हमारे पास उस कार्य को करने के लिए पहले से क्या अनुभव है, उन चीजों को क्या दिया जाता है, इसमें महत्व दिया जाता है। और उसी के आधार पर नए ज्ञान को क्या किया जाता है, सीखा जाता है या नए ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। थॉर्नडाइक इस नियम में, थॉर्नडाइक का मानना है, इस नियम में आत्मीकरण का नियम या आत्मीकरण के नियम में थॉर्नडाइक का मानना है कि व्यक्ति के सामने जब कोई नई समस्या आती है, जैसी समस्या जीवन में पहले भी आ चुकी हो, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आए जिससे मिलती जुलती कोई समस्या हमारे जीवन में पहले आ चुकी है, आए तो उस समस्या का समाधान व्यक्ति पूर्व अनुभव पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर कर लेता है। नेक्स्ट जो अपना आत्मीकरण का नियम है या सादृश्य अनुक्रिया का नियम है, वो क्या है कि ज्ञात से अज्ञात शिक्षण, ज्ञात से अज्ञात की किस पर आधारित है, आत्मीकरण के नियम पर क्या है, आधारित है। हमसे कोई ये पूछे कि ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र किस नियम पर आधारित है, तो हम क्या बताएंगे कि आत्मीकरण का नियम या सादृश्य अनुक्रिया के नियम पर क्या है, आधारित है। क्या ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र, मतलब वही है, क्या कह रहा है, थॉर्नडाइक ने बताया कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है और जैसी समस्या जीवन में पहले आ चुकी, इसका मतलब हमें क्या उस समस्या का से संबंधित क्या है, ज्ञान है, और वर्तमान में जो समस्या है उसका वो क्या हमारे लिए अज्ञात है, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की जो शिक्षण सूत्र वो किस पर आधारित है, आत्मीकरण के नियम पर आधारित है। और हम क्या कर सकते हैं, प्रस्तावना को भी संभवतः आत्मीकरण के नियम के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं कि छात्रों को गुणा सिखाने से पहले जोड़ घटा की संक्षिप्त जानकारी दे दी जाए तो सीखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हमें उसे गुणा सिखानी है तो गुणा के अंदर क्या आएंगे, जोड़ और घटा दोनों चीजें आती है। यदि हम उस बच्चे को सीधा गुणा नहीं सिखाकर उससे पहले जोड़ और घटा, जोड़ या बाकी के बारे में थोड़ी सी उसकी जानकारी दे देते हैं तो गुणा सीखना उस बच्चे के लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अपना नेक्स्ट नियम अधिगम के गौण नियमों में अपना क्या है, आज का अंतिम नियम। अधिगम के गौण नियम में भी क्या है, अंतिम है, और आज की आपकी क्लास में क्या है, आज की लास्ट, इससे आगे का कल की वीडियो मिलेगी। तो अपना अंतिम नियम क्या है, साहचर्य संबंधी परिवर्तन का नियम। और इस नियम, यह नियम किस पर आधारित होता है, ये नियम का संबंध किससे होता है, तो नंबर 1 सबसे पहले ये देखिए कि यह नियम है वो किस पर आधारित है, तो यह नियम उद्दीपक
आधारित होता है। हमसे कोई पूछे प्रश्न की शास्त्रीय संबंधी परिवर्तन का नियम किस अनुक्रिया पर आधारित है, तो किसका है, उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित होता है। नेक्स्ट, इसमें व्यक्ति तब तक अनुक्रियाएं करता रहता है जब तक कि उसके द्वारा निर्धारित किए गए उद्दीपक को वह प्राप्त नहीं कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि हमने कोई उद्देश्य निर्धारित कर लिया और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कार्य तब तक करते रहेंगे जब तक हम उस लक्ष्य को क्या नहीं कर लेते हैं, प्राप्त नहीं कर लेते हैं। और वही अपना क्या है, शास्त्रीय संबंधी परिवर्तन का नियम कहलाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जब तक व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित किए गए उद्दीपक को प्राप्त नहीं करता है, व्यक्ति तब तक अनुक्रिया करना भी समाप्त नहीं करता है। और जैसे ही उसे उद्दीपक की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, तब वह अनुक्रिया करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, आज की अपनी क्या है, क्लास यहीं तक है। कल हम क्या करेंगे, कल यानी कि आगे की वीडियो में हमने आज तक क्या देख लिया, अधिगम क्या होता है वो देख लिया, उसकी परिभाषाएं देख ली, उसकी विशेषताएं देख ली, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक तत्व देख लिए। उसके बाद हमने अधिगम में स्थानांतरण देख लिया, अधिगम के नियमों में से बात करें तो हमने तीनों मुख्य नियम देख लिए। उसके बाद अधिगम के गौण या नियम देख लिए। कल की हमारी क्लास किसकी होगी, अधिगम के अन्य नियम। तो आज के लिए काफी। नेक्स्ट